वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में जहाँ से रह गया था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वी आर मोस्ट ऑब्लाइज्ड, हम देख रहे थे इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एट्रीब्यूट पॉपुलेशन का, दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसके हम ये लास्ट लाइन्स पे थे। वी आर मोस्टली obliged to estimate population size indirectly without actual counting them or seeing them. ज़्यादातर हम कैसे देखते हैं पॉपुलेशन साइज? इनडायरेक्टली देखते हैं, बिना उन्हें एक्चुअली काउंट करे या उन्हें देखे। तो टाइगर सेंसस, अब अगर टाइगर सेंसस जो होता है नेशनल पार्क में, वहाँ हर एक टाइगर को तो काउंट नहीं किया जाता। वहाँ पे कैसे बेस्ड है उनकी डेंसिटी को नापना, उनकी पॉपुलेशन को देखना पग मार्क्स पे बेसिस पे और उनका फीकल पैलेट पे, कि जहाँ जहाँ वो चले हैं, जहाँ जहाँ उनके पंजों के निशान हैं उसको काउंट करना, दैट इज। और या फिर जहाँ जहाँ उनका फीकल मैटर ड्रॉप होता है, ऐसे उनका पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट किया जाता है। Second attribute is population growth. The size of a population for any species is not a static parameter. It keeps changing with time. जो size है population का किसी भी species का, वो एक static, एक स्थिर पैरामीटर नहीं है। इट कीप चेंजिंग विद द टाइम। वो जो है पॉपुलेशन साइज विद टाइम चेंज करता रहता है और डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, खाना कितना अवेलेबल है उनके लिए, प्रिडेशन प्रेशर कितना है, एडवर्स वेदर और वेदर कंडीशन कैसी चल रही है। प्रिडेशन मीन्स शिकारी वाला प्रेशर। इनफैक्ट it is these changes in a population density that give us some idea of what is happening to the population. in fact ये क्या है, changes है population density के, जो हमें आइडिया देती हैं कि आसपास क्या हो रहा है, population में बढ़ रही है, घट रही है, फ्लरिश कर रही है, नहीं कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। whether it is flourishing और declining, क्या वो flourishing है या declining है। Whatever might be a ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to changes in four basic process. जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर गिवन हैबिटेट में, गिवन पीरियड में, वो फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है। क्यों? चार बेसिक प्रोसेस के वजह से, दैट इज, जिसमें से दो क्या है, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो नेटैलिटी और इमिग्रेशन है क्या करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज कराते हैं, वहीं पे मोर्टालिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी में डिक्रीज लाते हैं। अब नेटैलिटी क्या होता है? नेटैलिटी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। नेटैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। सपोज पहले पॉपुलेशन का इनिशियल साइज था n, अब उसमें कुछ बर्थ ऐड हुई और कुछ लोग बाहर से आ गए, दैट इज़ इमिग्रेंट्स, जो बाहर से आए। मान लो ये पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, सपोज उस एरिया का नाम है ए। अभी जो इमिग्रेंट्स हैं आए हैं बी एरिया से, ऐड ऑन हो रहे हैं जाके ए एरिया में, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी पे असर पड़ेगा। और जो बर्थ रेट हुई हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो रही है। तो इन्होंने क्या करा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी इनिशियल वाली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी हमारी एन, अब जो आफ्टर टाइम इंटरवल टी, जो आई की मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई है हमारी, जिसे हम डी से डिनोट कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, एन प्लस टी। मीन्स कुछ टाइम पीरियड बाद जो भी डेंसिटी, जो भी नंबर ऐड हुआ, उसके बाद जो बनी उसको कहा गया दैट इज नई ऐड हुई। उन्होंने क्या करा, पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज कर दिया। Natality refers to the number of births during a given period in a population that are added to initial density. ठीक है, अब बात करते हैं फिर मोर्टैलिटी क्या होता है। मोर्टैलिटी होता है कि नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, कि कितने उसमें से अब जो डेंसिटी का नंबर था, कितनी डेथ हो गई, कितने चले गए। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, उसी स्पीसीज, अब देखो क्या लिखा है, सेम स्पीसीज ही होनी चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज आ जाएगी तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी पॉपुलेशन में। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू अ हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कंसीडर्ड अंडर कंसिडरेशन, उसको कंसिडर किया जाता है इमिग्रेशन में। अगर डिफरेंट स्पीशीज आ रही है पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में, तो वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई असर नहीं डालेगी। कौन डालेगा? जब वो सेम ही स्पीशीज आएगी कहीं और दूसरी एरिया से उस पर्टिकुलर एरिया में, तब उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी। इमिग्रेशन, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। और इमिग्रेशन क्या मतलब, कुछ उसके लोग उस पॉपुलेशन को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के किसी और दूसरी जगह पे जाके रहने लगे, तो क्या करेगा, वहाँ पे उस पॉपुलेशन डेंसिटी का नंबर डिक्रीज करेगा। तो चार चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी साइज पे इफेक्ट कर रही हैं, दैट इज बर्थ रेट, नेटैलिटी, डेथ रेट, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, आना बाहर से, इमिग्रेशन जाना। तो बर्थ रेट और इमिग्रेशन इंक्रीज करवाते हैं, डेथ रेट और इमिग्रेशन डिक्रीज करवाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, पॉपुलेशन साइज। वही उन्होंने फ्लो चार्ट के सामने समझाया।
इमिग्रेशन दैट इज आई उसको ऐड ऑन किया जा रहा है, इमिग्रेशन एग्जिट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रहा है एंड बर्थ रेट मोर्टेलिटी ऐड हो रहा है. सो n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी किसके एट अ टाइम t, फिर उसकी डेंसिटी एट अ टाइम t1 हुई, मतलब एट अ टाइम t कुछ इनिशियल कंडीशन t+1, मतलब कुछ टाइम बाद जब टाइम चेंज हो गया तो क्या बना वो n. यहाँ से क्वेश्चन बहुत पी वाई क्यू चेक करना स्टार्ट करते और पी वाई क्यू करनी ही चाहिए हर चैप्टर के पढ़ने के बाद, पी वाई क्यू करनी चाहिए तभी पता चलता है वो चैप्टर कितना है. तो जब पी वाई क्यू देखोगे इस क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलेगा. तो इक्वेशन क्या बन जाती है, एन p+1 इज इक्वल टू एन टी प्लस डी प्लस आई माइनस डी प्लस टी, ये इक्वेशन बन जाती है. यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, आप ऊपर वाली इक्वेशन देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंक्रीज कर रही है अगर नंबर ऑफ बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ इमिग्रेंट से, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो बर्थ और जो डेथ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को असर डालते हैं. द अदर टू फैक्टर इज रिमेन इंपॉर्टेंट ओनली इन द स्पेशल कंडीशन, बाकी जो है वो कुछ स्पेशल कंडीशन में इफेक्ट डालते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कोलोनाइज्ड, अगर किसी इंस्टेंस के लिए मान लीजिए जो नई हैबिटेट है वो अभी अभी कोलोनाइज हुई है, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली, इमिग्रेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ में देन बर्थ पे. तो ये कौन सा स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे इमिग्रेशन असर डालने वाला है कि अगर कोई नई हैबिटेट जस्ट अभी अभी कोलोनाइज हुई है तो वहाँ पे इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट करेगा पॉपुलेशन की ग्रोथ में बर्थ रेट से ज़्यादा. नाउ द ग्रोथ मॉडल्स, अब जो हम ग्रोथ देख रहे हैं वो किस प्रकार की ग्रोथ है, दैट इज ग्रोथ मॉडल्स. डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद द टाइम शो एनी स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, क्या उसमें कोई स्पेसिफिक या प्रेडिक्टेबल जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैसा पैटर्न देखने मिले. वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट unbridled human population growth and the problem created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or so some resistant on the growth. Perhaps we can learn a lesson or two from the nature on how to control population growth. अब ये कहा है तुम कंसिडर करो कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ और उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में क्या है, इसलिए नेचुरली क्या हम क्यूरियस हैं कि क्या एनिमल भी ऐसी पॉपुलेशन में नेचर में ऐसे ही बिहेव करते हैं, क्या वो भी ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं. तो इन ग्रोथ मॉडल से हमें ये सब पता चलता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन में कैसे ग्रो करता है, कैसे वो नेचर के थ्रू रिस्पॉन्स करता है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेसिकली क्या है, जो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, मतलब वहाँ पे उसकी किसी भी चीज़ का लिमिट है ही नहीं, सब कुछ उसको अनलिमिटेड मिल रहा है, बस वो ग्रोथ करे जा रहा है. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिसोर्सेज दैट इज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, कि फूड और स्पेस बहुत ही आवश्यकता है अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन की, मतलब वो जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ अनइंटरप्टेडली बढ़ती ही जाए, कोई इंटरप्शन ही ना हो उसके बीच में. तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फूड और जो स्पेस है वो फूड और स्पेस क्या होना चाहिए वहाँ पे भरपूर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए. तभी लिखा है रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पेंडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन. अनइम्पेंडेड का मतलब होता है कि नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब कोई हिंड्रेंस ही ना हो, उसके बीच में कोई बाधा ही ना आए. तो ऐसी ग्रोथ के लिए जहाँ कोई बाधा ही ना आए, कोई इंटरप्शन ही ना है, अनइंटरप्टेडली वो ग्रो करती रहे, तो उसके लिए फूड और स्पेसेस होना ऑब्वियस मतलब बहुत आवश्यकता है. आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हर एक स्पीशीज़ अपनी एबिलिटी रियलाइज़ करती है और पूरे पोटेंशियल के साथ वो ग्रो करती है नंबर में. जैसे कि डार्विन ने ऑब्जर्व करा था कि जब डेवलप करी थी उसने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि पॉपुलेशन ग्रो करती है एक्सपोनेंशियली और ज्योमेट्रिक फैशन अगर पॉपुलेशन का साइज n है, बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा आर रिप्रेजेंटेड एज बी, मतलब बर्थ रेट को वहाँ बी से दिखा रहा है, डेथ रेट को वो पर डी से दिखा रहा है और इंक्रीज और डिक्रीज को डी एन बाई डी टी टाइम से डिनोट करा उसने. तो हमारी इक्वेशन कुछ ये बन के आती है डी एन बाई डी टी दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, बी माइनस डी, बी क्या थी बर्थ रेट माइनस हमारी डेथ रेट इनटू एन. तो बी और माइनस डी को उसने लेट कर लिया, मान लिया एक फैक्टर आर जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर. तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो डेरिवेटिव बन के आता है डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन. यहाँ पे अब जो आर क्या है इस इक्वेशन में उसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक रेट या फिर नेचुरल इंक्रीज एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजिंग फॉर असेसिंग इम्पैक्ट ऑफ एनी
बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये आर फैक्टर को कहा जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि मतलब किस रेट से वो इंक्रीमेंट आया उस पॉपुलेशन के साइज़ में। और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर का हमारी पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो आर फैक्टर्स इंट्रिंसिक रेट क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, किस रेट से वो नेचुरल इंक्रीज हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम पता लगाते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स का पॉपुलेशन ग्रोथ पे। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू फॉर, जैसे कि नॉर्वे रेड के लिए आर की वैल्यू है 0.015 और वहीं पे फ्लोर बीटल जो होते हैं उनकी वैल्यू है 0.12। अब 1981 में जो आर वैल्यू थी ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया में कितनी थी, 0.0205। 1981 की बात की जा रही है। अब जो करंट आर वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वहाँ पे बर्थ रेट कैलकुलेट करें, डेथ रेट हमें पता चल जाए तो हमें आर की वैल्यू मिल जाए। तो अब इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और द ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। जो अब ये इक्वेशन आई थी dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, ये जो ये ग्राफ यहाँ प्लॉट हो रहा है ये वाला dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन, ये क्या दिखा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बस वहाँ पे अपनी फुल पोटेंशियल के साथ कोई भी पॉपुलेशन अपना नंबर इंक्रीज करती जाएगी, एक्सपोनेंशियली वहाँ पे वो ग्रोथ कर रहा है। और इसे क्या कहा जाता है, एंड रिजल्ट इन अ जे शेप कर्व। देखो जे बन रहा है ना पूरा, ही देखा जाए तो जे शेप बन रही है, तो क्या कहा जाता है इसको, जे शेप कर्व कहा जाता है। अगर हम प्लॉट करते हैं एन को, एन क्या थी हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसके साथ, टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलता है, जे शेप। अगर हम फेमिलियर है बेसिक कैलकुलस के साथ, मतलब बेसिक हम जो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सारा, वो सब कुछ चीज़ें वो सारी, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या मिलती है हमें, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। तो एन टी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो पे, आर है हमारा इंट्रिंसिक रेट नेचुरल इंक्रीज का, और ई क्या होता है, लॉगरिथम का बेस। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हमने पूरा समझाया, फिर इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन उसकी ये बनती है। तो कई बार यहाँ से भी पूछ जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, और कैसी शेप आता है, जे शेप। अब देखो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया ए, जब रिस्पॉन्स क्या है, नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल, जब कोई भी रिसोर्स लिमिटेड नहीं है वो ग्रो करे जा रहा है। बी क्या है, जब लिमिटिंग ग्रोथ आती है तो हमें सिग्मॉइड ग्राफ मिलता है, मतलब वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कैसा ग्राफ मिलता है हमें, लॉजिस्टिक बोलते हैं, सिग्मॉइड होता है ये हमारा, और एस शेप होती है। वही फिर जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, जे शेप कर्व मिलता है। और के क्या रिप्रेजेंट करता है, कैरिंग कैपेसिटी। Any species growing exponentially under unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time. कोई भी species जो grow कर रही है exponentially unlimited resources में, तो वो अपने maximum reach पे जाती है और वहाँ बहुत ही कम पीरियड में उसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। डार्विन showed how even a slow growing animal जैसे कि elephant could reach enormous number in the absence of check। जैसे कि एलिफेंट है उसकी पॉपुलेशन बहुत स्लोली ग्रो करती है, लेकिन अगर कोई वहाँ पे चेक ही ना हो, कोई लिमिटेशन ही ना हो, तो वो भी अपनी पॉपुलेशन का साइज बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। द फॉलोइंग इज एन एंटी कोडेड पॉपुलरली नरेटेड टू डिमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ अ फास्ट ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप व्हेन द ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। एक ये एंटी कोड पॉपुलैरिटी मतलब ऐसे ही समझाने के लिए दिया गया है कि अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो कैसे पॉपुलेशन ग्रो करती जाती है। तो एक ये स्टोरी है कि राइस होते हैं हर एक स्क्वायर में पुट करते हैं, स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर ले लिया, फिर और उतना उतना नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज उसकी प्रोजेनी। तो ऐसे ही समझाया गया है बस इसमें। नाउ हम दूसरे मॉडल पे चलते हैं, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अब इनका लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होती है, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ की नेचर में उसके पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सके। दिस लीड्स टू अ कंपटीशन, इसलिए क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हर एक पॉपुलेशन के पास, इसलिए वहाँ होता है कंपटीशन होती है। लाइक लिमिटेड सीट्स हैं, इतनी ही सीट्स हैं, इतने जो नंबर लाएगा वो ही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके क्रैक करके उस सीट के लिए एलिजिबल होगा। दैट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तब जाके वो आप रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, तब जाके आप ग्रो कर सकते हो। इवेंचुअली द फिटेस्ट, इवेंचुअली द बेस्टेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो फिटेस्ट होगा वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्री हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस
वेरियस restraints with a view to limit a human population growth। अब बहुत सारी कंट्री इस फैक्ट को जानती हैं, उन्होंने इसलिए उन्हें क्या करा है, बहुत सारे restraints लाए हैं लिमिट करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन को, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है कि बस ग्रो ही ना करती जाए, ग्रो एक्सपोनेंशियली ग्रो ही करे जा रही है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं ताकि एक कंट्रोल लगाया जा सके। With a view to limit human population growth. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible। कि नेचर में एक इनफ रिसोर्सेज सपोर्ट है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करने के लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन जब हम उस नंबर के बियॉन्ड जाएंगे तो कोई भी हम उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेट अस कॉल दिस अ लिमिट एज अ नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, कि नेचर की कैरी करने की कैपेसिटी है। भाई सपोज मान लेते हैं एक कैब है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी है 5, कैब को कंसिडर करते हैं एज अ नेचर, तो नेचर को कैरी करने की कैपेसिटी मतलब कि वो इतने ही पैसेंजर्स को रख सकती है 5, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है, और 5 को फुलफिल करने के लिए उसके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज है। अब वो 5 से अगर 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी से अब वो ज़्यादा जा रहा है, तो वो उन सबको फुलफिल या उन सबको ड्रॉप नहीं कर पाएगा, उन सब के लिए वहाँ स्पेस ही नहीं है उस कैब में। तो बेसिकली नेचर्स की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि इतनी ही कैपेसिटी है, वो इतना ही कर सकता है, उसके बियॉन्ड जाके वो नहीं कर पाएगा। तो लेट अस कॉल दिस अ लिमिट, अ कैरिंग कैपेसिटी, इसे हम के से कहते हैं, दैट इज नेचर्स की कैरिंग कैपेसिटी। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज है सबसे पहले लैग फेज आती है, फिर एक्सेलरेटेड वाली फेज आती है जहाँ पे वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, फिर डी एक्सेलरेशन वाली आती है जहाँ थोड़ा डिक्रीज होता है, और फिर एक स्टेबल एसिम्प्टोट मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी रीच कर जाती है अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक, तो उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट, मतलब अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच गई, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, अब इससे ज़्यादा वो अपने अंदर नहीं ले सकती। अ प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू टाइम रिजल्ट इन अ सिग्मॉइड कर्व। अब इस कंडीशन का जब हम प्लॉट करते हैं तो कैसा कर्व मिलता है, सिग्मॉइड कर्व मिलता है हमें, लाइक दिस। ये लैग थी पहले, फिर लैग ग्रो करना करा, और फिर लास्ट में कैसे आ गई, सिग्मॉइड एसिम्प्टोट। अब उसके बाद इसकी और ग्रोथ नहीं हो सकती। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द, इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का दूसरा नाम क्या है और क्या कहा जाता है। तो दैट इज़ वर्ल्ड हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन ये है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। दैट और के क्या है यहाँ पे, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, नेचर्स की कैरी करने की कैपेसिटी, दैट इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, नेचर्स की कैरी करने की कैपेसिटी, दैट इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। अब एन क्या दिखाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के है कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट है और बहुत ही जल्दी लिमिट हो जाते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर एज अ मोर रियलिस्टिक वन। तो अब पूछते हैं कौन सा मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक है। गैदर फ्रॉम द गवर्नमेंट सेंसस डाटा पॉपुलेशन फिगर फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 100 ईयर, प्लॉट देम एंड चेक विच ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट। कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें कौन सा ग्रोथ पैटर्न देखने मिलता है, उसको आप देख सकते हो ये डाटा कलेक्ट करके। तो हमने दो टाइप की ग्रोथ मॉडल देखे, एक लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कैसा कर्व मिलता है, जे शेप कर्व मिलता है, यहाँ पे एस शेप मिलता है जिसे हम सिग्मॉइड बोलते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। इसको वर्ल्ड हॉल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसके इक्वेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। जो पॉपुलेशन ने क्या करा है, इवॉल्व करा है बहुत ज़्यादा अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को, जिसे कहते हैं हम डार्विन फिटनेस। तो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस, मतलब कि हाई आर वैल्यू। जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट इन द हैबिटेट इन विच दे लिव। अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। जब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन प्रेशर होता है तो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को और एफिशिएंट करता है और अच्छा कर लेता है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लाइफ टाइम में एक ही टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे कि
पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। तो ये क्या एग्जांपल है जो लाइफ में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करता है, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड द बैम्बू। वाइल कुछ ऐसी ब्रीड है जो बहुत टाइम करते हैं अपने लाइफ टाइम में, जैसे कि बर्ड्स और मैमल। कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग को, जिसे बोलते हैं जैसे कि ऑयस्टर और पैलेजिक फिशेस। और कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल नंबर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जैसे कि बर्ड्स और मैमल। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस, कि इनमें से कौन सा डिज़ायरेबल है मैक्सिमाइज फिटनेस के लिए। इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री है ट्रेड के ऑर्गेनिज्म की, वह इवॉल्व होती है किसके रिलेशन में, कि कैसे उस पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं उसके हैबिटेट में, कहाँ वो रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इवोल्यूशन जो है लाइफ हिस्ट्री ट्रेड का डिफरेंट स्पीशीज का, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है रिसर्च का, जो आगे इकोलॉजिस्ट उस पर कंडक्ट करेंगे। तो आर कैसे होते हैं, जो स्मॉल साइज़ के बहुत सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल नंबर में लार्ज साइज ऑफरिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो दो टाइप के हो गए यहाँ पे, एक जो स्मॉल नंबर के हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है उनको कहा जाता है आर सिलेक्टेड, और जो लार्ज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं लेकिन स्मॉल नंबर में, दैट आर के सिलेक्टेड। नाउ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अगर हम देखें कि नेचुरल हैबिटेट में अर्थ में इनहैबिटेड बाय सिंगल स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ तो है नहीं, वहाँ पे और भी सारे हैबिटेट हैं और भी सारी चीज़ें हैं। तो देयर इज़ नो सच हैबिटेट एंड सच सिचुएशन इज़ इवन इनकन्वेंसिबल फॉर एनी स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है, वन और मोर स्पीशीज़ चाहिए जहाँ पे वो उस पर फीड कर सके, कुछ तो चाहिए, खाना पीना, वो किसी को तो खाएगा। अगर प्लांट स्पीशीज़ भी है जो अपना खाना खुद बना रही है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती अकेले, उसे सॉइल के माइक्रोब्स चाहिए ताकि वो ब्रेक कर सके ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में, और वापस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट उनको मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए। कैसे प्लांट मैनेज करेगा पॉलिनेशन अगर एनिमल एजेंट ही ना हो? तो ये ऑब्वियस है, नेचर में एनिमल, प्लांट, माइक्रोब ये सब अकेले नहीं रह सकते, हमें इन सब की आवश्यकता है आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी बायोलॉजिकल कम्युनिटी मेंटेन करने के लिए, या बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इवन मिनिमल कम्युनिटीज़ भी हैं तो वहाँ पे इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिस्ट करती है, ऑल दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, अपरेंट ना है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो उनकी इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंट्रैक्शन ही ना हो तो कोई बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं बनेगी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं बनेगी, इंट्रैक्शन नहीं होगा, और हम अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे उन्होंने समझा है कि प्लांट के लिए भी माइक्रोब ज़रूरी है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ सकें, प्लांट के लिए भी इंसेक्ट और ये सब ज़रूरी है क्योंकि वो उनके पॉलिनेशन करवाएंगे, उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब है कि दो स्पीशीज़, क्या है कि इंटरेक्शन हो पॉपुलेशन का ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज़ का, एक स्पीशीज़ ये, एक स्पीशीज़ ये, इनकी पॉपुलेशन ये, इनकी पॉपुलेशन ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक। दो डिफरेंट, क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। दे कुड बी बेनिफिशियल, या वो बेनिफिशियल उनके फ़ायदेमंद के लिए भी हो सकता है, डेट्रीमेंटल उनका नुकसान भी हो सकता है, न्यूट्रल कोई असर ही ना पड़े, ना हार्म ना बेनिफिट ऑफ द वन स्पीशीज़, और बोथ किसी एक के साथ भी हो सकता है कि उसका कुछ फ़ायदा हो रहा हो, कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ असर ही ना हो रहा है, ये दोनों के साथ भी ऐसा हो सकता है जब इंटरेक्ट करेंगे। असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंट्रैक्शन, तो हम प्लस साइन किसके लिए देते हैं? जहाँ पे दो स्पीशीज़ इंटरेक्ट कर रही हैं और फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ बेनिफिशियल। दो स्पीशीज़ इंटरेक्ट करती हैं लेकिन नुकसान हुआ है, दैट इज़ माइनस साइन डेट्रीमेंटल के लिए, और जीरो फॉर द न्यूट्रल, इंटरेक्ट करा लेकिन ना किसी का फ़ायदा ना नुकसान, दैट इज़ न्यूट्रल। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस के। ये हमारे आउटकम्स हैं कि एक स्पीशीज़ एक का फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, एक दोनों का नुकसान, दैट इज़ कंपटीशन, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, प्रिडेशन, एक का फ़ायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म, एक का फ़ायदा दूसरे को कोई असर ही नहीं पड़ा, दैट इज़ कमेंसलिज्म, एक का नुकसान और दूसरे को कोई असर नहीं पड़ा, दैट इज़ अमेंसलिज्म। अब जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ बेनिफिट हो रही है उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, और जहाँ पे दोनों ही लूज़ करते हैं कॉम्पिटिशन में। बोथ पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में सिर्फ एक ही स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, किसको? पैरासिटिज्म में पैरासाइट को, और प्रिडेशन में प्रीडेटर को। और जो इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल है, जहाँ पे एक का नुकसान हो रहा है, दैट इज होस्ट एंड प्रे, मतलब शिकार और शिकारी वाला। और जहाँ पे इंटरेक्शन, जहाँ पे बेनिफिटेड हो, एक को फ़ायदा है और एक को कोई फ़ायदा कुछ नुकसान कुछ नहीं, दैट इज़ कमेंसलिज्म। और एक को नुकसान है और दूसरे को कोई असर ही नहीं है, अनअफेक्टेड एंड न्यूट्रल, दैट इज़ अमेंसलिज्म। अब प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, दैट इज़ द इंटरेक्शन स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है। ये दोनों में जो इंटरेक्शन है इन स्पीशीज़ के बीच में बहुत क्लोजली है, बहुत साथ में रहते हैं ये।
तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम ये इंट्रैक्शंस कंटिन्यू करेंगे सारे कि प्रिडेशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म ये सब क्या है। तो पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।